नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं परमाणु युद्ध का खतरा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। सख्त आर्थिक प्रतिबंध से रूसी बैंकिंग कारोबार के 60% तक गिर जाने की आशंका और यूक्रेन के जज्बे से परेशान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु प्रतिरक्षा बलों को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। शीर्ष अधिकारियों की बैठक में नाटो देशों के आक्रमण और बयानों से प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए पुतिन ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को यह आदेश दिया है कि हम पुतिन के इस आदेश और परमाणु युद्ध से संभावित खतरे पर आज बातचीत करेंगे। तो ये रुकेगी जंग की बढ़ेगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे और इस युद्ध का क्या अंजाम होगा, क्या इस जंग का अंजाम होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। परमाणु बम की धमकी आखिर पुतिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि परमाणु धमकी यहां पर दी है पुतिन ने। अब इससे ये और अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि ये युद्ध जो है वो 2 या 3 दिन चलेगा, लेकिन अब ये युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है और हर दिन इस युद्ध की आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो पीछे हटने तैयार नहीं है, रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध के जो परिणाम है उस पर सारी दुनिया जो है वो चिंता जता रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी सबसे मदद की मांग यहां पर की थी, लेकिन अंजाम क्या होगा इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि ये जो जंग है ये लगातार बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आक्रामक होती जा रही है। अब इस जंग में परमाणु बम का भी जिक्र होने लगा है। ये धमकी दी जा रही है कि परमाणु बम का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। आपके नजरिए से क्या है ये? देखिए, ऐसा उम्मीद तो पहले से ही था, क्योंकि जिस तरह जो हथियारों का जखीरा जो इन देशों के पास है, रशिया के पास या नाटो कंट्रीज के पास या अमेरिका के पास, तो उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्थिति इस वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन देखिए, पहले जैसे रशिया ने भी उम्मीद किया था, इवन वी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट वी यूज्ड टू थिंक कि यूक्रेन विल फॉल एनी टाइम और बहुत जल्दी शायद उनकी सेना सरेंडर कर देगी। एंड जिस तरह उनकी सेना मुकाबला कर रही है और अब जिस तरह नाटो कंट्रीज ने भी, चाहे वो फिजिकली अपनी सेना भेज के नहीं लेकिन हथियारों के जरिए या दूसरे तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, उस तरह से लग रहा है कि ये युद्ध जो है लंबा चल सकता है। और लंबा यदि युद्ध चलता है तो इसमें ऑफ कोर्स रशिया को बहुत नुकसान होने वाला है। तो युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए जो ये परमाणु जो हथियारों का जो जिक्र आया है, एंड जैसे व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये अपने जो न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स जो है उसको अलर्ट होने को कहा है और अपने जो मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, उनको रेडी करने के लिए कहा है। तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये दिखता है कि किसी भी तरह, चाहे तो न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर किसी भी तरह इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि यूक्रेन जो है वो इतना लंबा या 3-4 दिन से ज्यादा उसका चलेगा नहीं, और आज 5वां दिन शुरू उसका चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि युद्ध लंबा चलने से रशिया की इकोनॉमी पे, रशिया की सारे और रशिया की साख पे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे थे कि वो यूक्रेन को यूं ही टेक ओवर कर लेंगे। इवन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने भी खुद कहा था कि 96 आवर्स से ज्यादा हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे, उसके बाद कीव विल फॉल, आइदर यू सपोर्ट अस बाय दिस टाइम और अदरवाइज कीव विल फॉल। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उस उम्मीद से ज्यादा वो लड़ाके जो है अपने आप को सिद्ध कर पा रहे हैं। और जिस तरह वहां की सिविल पॉपुलेशन ने अपनी आजादी के लिए लड़ने का जो बीड़ा उठाया और जिस तरह वो जो उनको जवाब दे रहे हैं रशियन फोर्सेस को, वो काबिले तारीफ है। और उसी के कारण से ये सारा जो न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स का जो एक्टिवेट करने का जो मसला चला है, उसी से ये लग रहा है। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से परमाणु बम की बात की जा रही है, परमाणु बम इस्तेमाल की अगर बात की जा रही है, तो कितना नुकसान हो सकता है? गर्भ में क्या, ये हमें नहीं पता,
हम अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि परमाणु बम का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से परमाणु हथियारों को लेकर तैयारी की अब की जा रही है, तो ये सभी चिंता की बात है। और चिंता की बात केवल यूके या रशिया के लिए थी, वो इसलिए क्योंकि जहां भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है तो तबाही सिर्फ वही नहीं थी, और अगर पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद जरूरी नहीं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। संभव है कि नाटो भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे, अमेरिका करे या कोई और हिस्सा करे, तो ऐसे में तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। और परमाणु हथियार कोई सैन्य शक्ति कोई नहीं होता, केवल कि आम जनता भी मारी जाती है। इंसानियत के दुश्मन है ये परमाणु हथियार। आम लोग इससे मुश्किल होती है, बहुत बड़ी तबाही होती है बिना परमाणु हथियार। इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। जेलेंस्की को भी समझना चाहिए, कोई बच्चों का नहीं, ये नाटक कंपनी नहीं जैसी उनके बारे में बताया जाता है जो उनका इतिहास है, बहुत ज्यादा राजनीति नहीं है, जो वो ड्रामा और थिएटर से संबंधित ही ज्यादा है। तो वो क्षेत्र में है कि उन्हें अपनी बातों में ईमानदारी दर्शाने की जरूरत है। परमाणु हथियार बच्चों का खेल नहीं होता, उन्हें ये समझना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अब जो प्रतिनिधि मंडल की बातचीत टेबल टॉक की बात है, टेबल टॉक आगे बढ़ा जा रहा है, तो ये पहले भी सकता था। जेलेंस्की को इस मामले में पहले भी करना चाहिए। अगर उन्होंने पहले पहल की होती तो अभी तक जो हम भाई देख चुके हैं, शायद वो भाई हमने नहीं देखी होती, तस्वीरें हमारे सामने नहीं आई होती, जल की हानि को रोका जा सकता था। अगर बात करें रूस की, मैं मानता हूँ कि रूस शक्ति संपन्न देश है और किसी भी शक्ति संपन्न देश को किसी कमजोर को नहीं दबाना चाहिए। रूस का जो रुख रहा है वो व्यक्तिगत तो मुझे नहीं लगता मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, रूस का रुख क्या है, हाल में पुतिन का नेतृत्व करते हैं। तो एक परमाणु हथियार को लेकर दूसरी बड़ी चिंता ये भी है, परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किसी एक व्यक्ति पर भविष्य में ना हो। अगर किसी की नीयत डोल गई या अगर किसी तिरफेरे का दाग घूम गया तो परमाणु हथियार की तबाही ला सकता है। ये किसी भी देश में मुझे ऐसा लगता है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की जो क्षमता है या परमाणु हथियार करने के फैसले हैं वो एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक विशेष जैसे कह सकते हैं कि समिति की तरह कोई निर्णायक होना चाहिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल का फैसला ले। अन्यथा किसी भी में कोई शाह आएगा और वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का फैसला करेगा और इंसान को खतरे डालेगा। तो ये अभी चूंकि पहली बार इस तरह की स्थितियां बनी हैं, तो हमें आगे के लिए पूरी दुनिया को ये विचार करना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी स्थिति न बने। परमाणु हथियार को लेकर ये बेहद ही चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल अब पुतिन क्या करने वाले ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, रूस की जो आवाज वो जो विरोध प्रदर्शन कर रही है काबिले तारीफ है। इस तरह के युद्ध का विरोध प्रदर्शन होना चाहिए और न केवल रूस में पूरी दुनिया में होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जितना ये विरोध प्रदर्शन उग्र होगा इस युद्ध के खिलाफ, इसमें जो भूमिका रही है उसके खिलाफ, तो उतना दबाव बनेगा। दुनिया की तरफ से एक प्रेशर की राजनीति होगी और साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुतिन को भी मजबूर होना पड़ेगा। और जब पुतिन मजबूर हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कम होगी। दूसरी तरफ जैसे ये जो है उन्हें भी अपना नरमी का रुख अख्तियार करना चाहिए ताकि आह्वान को बचाया जा सके। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम अच्छी बात है, देश की भावनाओं में इस तरह के आह्वान को आगे बढ़ना वो भी अच्छी बात है, लेकिन मासूम निर्दोषों की जान की हिफाजत करना भी उनका परम कर्तव्य है। जेलेंस्की को आम लोगों को हथियार बांटने की बजाय शांति के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो युद्ध नहीं जीत सकते। और रूस की तो रूस अभी पूरी क्षमता यूक्रेन में खर्च नहीं कर रहा है। अगर यूक्रेन में अपनी पूरी क्षमता खर्च की होती
तो तस्वीर अभी और भी ज्यादा कुछ विवश हो सकती थी। बिल्कुल। अमरदीप सर, परमाणु बम की जब बात यहाँ पर निकली है और उसके बाद में सभी दुनिया में इसकी चर्चा यहाँ पर होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक आपात बैठक बुला ली है और उसके साथ ही 35 ऐसे देश हैं जिन्होंने ये आपात बैठक बुलाई है। तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है? क्या इस बम को लेकर परमाणु जो यहाँ पर करने वाले हैं उसको रोक को लेकर कुछ यहाँ पर बातचीत हो सकती है, या रूस को मना किया जा सकता है, या रूस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? जो दिखाई दे रहा है, प्रतिबंधों के अलावा रशिया के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, तो परमाणु हथियार से रोकने की जो टेक्निक हो सकती है वो दूसरा ही ये कि आप यदि परमाणु चलाएंगे तो हम भी परमाणु चलाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए जो है रशिया या यूक्रेन से व्लादिमीर पुतिन जो है वो तैयार है, तो इसलिए वो बार बार परमाणु की धमकी दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी देश है, जो भी मीटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ सैंक्शन लगाने के अलावा उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और यदि ये किसी ने धमकी दिया कि यदि रशिया ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो हम भी परमाणु का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो उस धमकी से रशिया रुकने वाला नहीं है, जिस तरह की हरकतें लग रही हैं। लेकिन अभी जो बेलारूस में रशियन डेलीगेशन और यूक्रेन के डेलीगेशन की जो बैठक होनी है, तो उससे मुझे लगता है कि शायद कुछ परिणाम ऐसे निकल के आए जिसमें ये युद्ध को रोका जा सके। क्योंकि देखिए, जो मुझे लगता है रशिया का जो उद्देश्य है कि वो प्रो यूरोपियन यूनियन या प्रो जो क्या बोलते हैं नाटो जो है, उस तरह की गवर्नमेंट से वो मतलब हटाना चाहते हैं। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करना चाहते। और एक बार प्रो रशियन गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि इस मीटिंग के बाद कोई इस तरह का माहौल बना कि उसमें प्रो रशियन गवर्नमेंट के लिए वो तैयार हो जाते हैं और जो जेलेंस्की की गवर्नमेंट है इसको हटा देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये युद्ध रुक सकता है और जो परमाणु युद्ध की जो आशंका जताई जा रही है उससे रोका जा सकता है। अदरवाइज मुझे कोई और तरीका नहीं नजर आता कि जिससे ये युद्ध को रोका जा सके या परमाणु युद्ध को भी आगे रोका जा सके। अमरदीप सर, ये जिस तरीके से यूक्रेन ने अपना जज्बा दिखाया है, वहाँ के सिविलियंस ने जिस तरीके का जज्बा दिखाया है लड़ने को लेकर, ये पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था और खुद रशिया ने भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, यूक्रेन भी डटकर मुकाबला कर रहा है और रूस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यूक्रेन जैसे जो देश है वो हमारे सामने घुटने नहीं टेक रहा। तो ये अहम की लड़ाई भी इसे कहा जा सकता है क्या? देखिए, अहम की तो लड़ाई कह सकते हैं, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश या जिसके देश के नागरिकों का आत्म सम्मान है या आत्म स्वाभिमान है, तो वो देश ऐसा ही करेगा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन अब देखिए, दोनों का कैरेक्टर मैं बताऊं, यदि यूक्रेनियन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस का दोनों का रुख अड़ियल है, क्योंकि सब दोनों एक ही तो हैं, एक ही उस समाज से पैदा हुए हैं, एक ही जमीन के हैं। ये यूक्रेन और रशिया कोई अलग अलग नहीं है। ये जो झगड़ा जो पैदा हुआ है, ये 2014 के बाद जो इंटरफेरेंस नाटो और यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फोर्सेस ने वहां की जनता के साथ जो किया और जनता को जो भड़का कर और वहां पे इस तरह का माहौल बना दिया जो टोटली अगेंस्ट रशिया हो गया, उसके कारण से सब ये माहौल खराब हुआ। अदरवाइज यूक्रेन के लोग और रशिया के लोग एक ही हैं, उनकी संस्कृति एक है, उनका जो हाव भाव, लड़ने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ एक ही तो है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों बहादुर हैं, दोनों अपने उसमें अड़े हुए हैं और वेपनरी कम होते हुए, रिसोर्सेज कम होते हुए, और जिस तरह यूक्रेन की फोर्सेस ने और यूक्रेन की आम जनता ने अपना जो देश के प्रति प्रेम और उसके प्रति एक आत्मसम्मान की जो भावना दिखाई है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। चाहे मैं यहाँ पे ये यूक्रेन सही है या रशिया सही है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अपनी जगह दोनों सही हो सकते हैं और दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन जो एक सोल्जर की भावना है, एक लड़ने की जो भावना है, उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने देश के प्रति, अपनी फोर्सेस के प्रति जो सम्मान और जो एक रुख अपनाया है, वो वास्तव में एक तारीफ के काबिल है और सम्मान के काबिल है।
बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा आपसे भी यही है। देखिए, मैं सहमत हूँ हमारे साथ हम्म। क्या कर रहे हैं हमारी की बात हम्म। कि निश्चित तौर पर जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। और किसी भी देश फोर्स में अगर इस तरह का जज्बा हो तो वो फोर्स निश्चित रूप से शक्ति संपन्न फोर्स होगी और मुझे लगता है कि किसी का भी मुकाबला करने के लिए तत्पर होगी। लेकिन जहां संसाधनों की बात होती है, संसाधनों की बात तो और वहां फोर्स के पास संसाधन ना तो संसाधनों के मामले में फोर्स पिछड़ है तो ठीक उसी तरह होगा जैसे कि कहीं किसी रणभूमि में बगैर हथियार के योद्धा को भेज देना। तो रणभूमि अभी सुविधा नहीं है ये से कहा जाए कि यूक्रेन के पाले में अब हथियार भी आ गए, अमेरिका हथियार भी दे दिए। ऐसे योद्धाओं को रणभूमि में उतारना जिन्होंने पहले कभी युद्ध नहीं लड़े, जिन्हें ठीक हथियार चलाना भी नहीं आता, तो उसका सीधे से एक मतलब होता है कि कहीं ना कहीं भारी नुकसान उठाना पड़ेगा यूक्रेन की सेना को या कोई भी ऐसी सेना हो और बेकसूर मारे जाएंगे, निर्दोष मारे जाएंगे। तो मैं इस बात से सहमत नहीं कि जेलेंस्की को आम लोगों को लड़ाई के लिए भेजना चाहिए बगैर किसी तैयारी के केवल अमेरिकी हथियारों की दम पर। इस बात से मैं सहमत नहीं, क्योंकि जब मिसाइल गिरती है या कोई परमाणु हथियार गिरता है तो वो की पहचान नहीं करता कि दुश्मन है या आम नागरिक है। तो अमेरिका के समय जो हथियारों के शिकार हो रहे हैं लोग और खासतौर पर अनट्रेंड लोग हथियार चलाते हैं, तो ये नहीं रहता कि उसकी वाकई निशाने पर लगेगी या कहीं और लगेगी। तो ये बेहद ही खतरनाक निर्णय है। ऐसा निर्णय मुझे नहीं लगता कि की तरफ लिया जाना चाहिए। इस निर्णय से कहीं ना कहीं बहुत अधिक आम लोग ही होंगे। उन जान बचाना जेलेंस्की का पहला लक्ष्य होना चाहिए और वो भी ऐसे लोगों की जान बचाना लक्ष्य होना चाहिए जो ट्रेंड नहीं है, जो लड़ाई नहीं लड़ना जानते या नहीं लड़ सकते। बुजुर्गों को हथियार देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं, वो भी ऐसे से लड़ने के लिए, अमेरिकन फौजों से लड़ने के लिए जो कि बेल्ट है, उनके पास हथियार है, भेज देना आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं है उनको ऐसे से लड़ाई लड़ना। मुझे ऐसा लगता है ये गलत फैसला है। बिल्कुल। अमरदीप सर, ये जो जंग है अभी काफी समय तक और आगे तक जाएगी, लेकिन जब ये शुरू हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कि ये 1 या 2 दिन की है, उसके बाद ये जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से आक्रामकता बढ़ती जा रही है, क्या इसके अंजाम और क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी के जो हालात है उससे तो ये लग रहा है कि ये जंग जो है लंबी चल सकती है और जो है इसमें बाकी और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन उससे पहले कि ये जिस तरह ये बायलैटरल टॉक्स जो बेलारूस में जो होने हैं हो रही है, मतलब इनफैक्ट शायद बैठक में चल रही है, यदि वो उस तरह उससे कोई बायलैटरली कोई इशू सॉल्व हो जाए और चाहे वो गवर्नमेंट बदलने से ही काम चल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। लेकिन जिस तरह का माहौल लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बायलैटरली शायद रिजॉल्व हो पाएगी। और यदि ये बायलैटरली रिजॉल्व नहीं हुई तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसमें कोई शक नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा फिर इसको। तो दोनों तरह से उम्मीद लगती है। कभी कभी लगता है कि जिस तरह यूक्रेन का नुकसान हो रहा है तो उस मीटिंग से कुछ शायद हल निकल जाए, और यदि मीटिंग से हल नहीं निकला तो फाइटिंग से तो हल नहीं निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फाइटिंग विल लीड टू डिजास्टर, और वो डिजास्टर हो रहा है। बाकी जो अभी दुबे जी कह रहे थे कि इस तरह, देखिए, अपने देश की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए बेहतर है कि आप लड़ते लड़ते मारे जाओ, इससे कि आप सरेंडर या सर झुका दो, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। यदि आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये भी बता दूं, हम अपने सोल्जर्स को भूल जाते हैं, अपने सिविलियंस को भूल जाते हैं। जब 62 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था तो असम की लड़कियां, सिविलियंस, उनको फौजी ट्रेनिंग दी गई थी और वो फौज के साथ, मतलब चाइनीज आर्मी के साथ लड़ने को तैयार थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसी मुसीबत आ जाए, जब आपकी आर्मी या जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सफिशिएंट ना हो लड़ने के लिए, तो आप एज ए सिविलियन भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भले ही आपको कम चलाना आता है या कम आपको इतनी टैक्टिक्स नहीं आती है, लेकिन अपने फौज के साथ, अपने जवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ना,
वो जज्बा जो है, वो देशभक्ति का जज्बा जो है वो दिखाई देता है। तो यदि यूक्रेन के निवासी अपनी आत्मसम्मान के लिए, अपने देश की सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए यदि वो लड़ रहे हैं, तो उनको मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूं कि हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देयर पैट्रियोटिज्म एंड द फीलिंग ऑफ अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। इनफैक्ट कई चैनल पे मैंने सुना था कि कई दूसरे देशों में बसे हुए जो यूक्रेन के वासी हैं, वो अपने देश की तरफ आ रहे हैं, दे आर रेडी टू फाइट इट आउट। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह इनका जो दृढ़ निश्चय जो दिखाई दे रहा है यूक्रेन वासियों का, उसमें जरूर कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो शायद रशिया को झुकने के लिए या उसको एक तरह से एक सॉल्यूशन पे आने के लिए तैयार होना पड़े, क्योंकि ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इवन रशिया को नहीं उम्मीद थी, इवन जितने भी यू कैन से डिफेंस एक्सपर्ट थे, इवन जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इतने दिन इस लड़ाई को सस्टेन कर पाएंगे। सब सोच रहे थे कि तीसरे चौथे दिन जो है यूक्रेन का सब एम्यूनिशन और वो सब खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली रशिया विल कॉन्कर इट। बट जिस तरह का फाइट आउट दिया है इन्होंने, उससे लगता है कि रशिया को या तो मजबूरन या तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा या फिर वो कहीं ना कहीं बायलैटरल किसी समझौते पे आ जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा लड़ाई को लड़ना किसी भी देश के लिए, भले ही वो कितना ही ताकतवर है, कितने ही उसके पास साजो सामान है, किसी भी देश के लिए वायबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये अगर इस पूरे मसले पर बातचीत करनी चाहे, इस पूरे मसले का निष्कर्ष क्या निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है और उसके बाद परमाणु बम की यहाँ पर बात की जा रही है, जंग भी जो है उसके भी परिणाम एकदम से साफ नहीं हो पा रहे हैं। तो पूरे निष्कर्ष क्या निकल रहा है इन सब चीजों का? देखिए, न्यूक्लियर डिटरेंस जो स्ट्रेटजी है या न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स जो है, उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि यदि नाटो की तरफ से या कोई इस तरह का परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि ये एक सिग्नल ये भी है कि भाई मेरे परमाणु हथियार, मेरे न्यूक्लियर वेपन वो तैयार हैं आपके जवाब देने के लिए। तो ये एक तरह से नाटो फोर्सेस को, अमेरिकन को एक चैलेंज भी है कि यू डोंट गेट इनटू दिस बैटल, कि लेट इट बी बायलैटरल बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ओनली, आप अंदर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये बायलैटरली शायद ये जो मीटिंग हो रही है बेलारूस में, इससे कुछ ना कुछ प्रेशर जो है इनके डेलीगेशन पे बने, चाहे तो उसमें गवर्नमेंट की बदली हो, कुछ ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है कि शायद हो जाए, बिकॉज आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अदरवाइज तो इट विल लीड टू डिजास्टर। यदि ये बायलैटरली टेबल पे सॉल्व नहीं होता है तो फिर देन बी रेडी टू सी द थर्ड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। आप दोनों ने समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूक्रेन और रूस युद्ध पर, जिसमें परमाणु खतरा मंडराने लगा है। सख्त आर्थिक प्रतिबंध से रूस बैंकिंग कारोबार में 60% तक कमी आ गई है और रूस और यूक्रेन के जज्बे से परेशान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु प्रतिरक्षा बलों को तैयार रहने के आदेश दे दिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है तो कितनी तबाही यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि हर रोज ऐसा लगता है कि आज ये जंग थम जाएगी, लेकिन और आक्रामक रुख वहां पर देखने को मिलता है। तो अब आने वाला वक्त क्या है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।